दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय learnzup.com। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योगेश वर्मा और मैंने डिसाइड करा है कि आपका जो कंपनी लॉ है उसमें मैं कई टॉपिक्स करवाने स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डेली हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मैं टॉपिक 10 से 15 मिनट का कोई भी टॉपिक पिक कर लूँगा और वो आपको कंपनी लॉ का यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाकर यहाँ पर दे दूंगा योगेश वर्मा क्लासेस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और LearnZup पर अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना, जिससे आपको मिल जाएंगे फ्री वीडियोस वहाँ पर। और साथ साथ आप स्टडी ग्रुप का पार्ट बनकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। तो ठीक है सर, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन मैंने पिक करा है चैप्टर नंबर 2 का आज की क्लास के लिए। मुझे मालूम है कि आपके और भी डिमांड आ रही है कि आप कोई और सब्जेक्ट का अकाउंटेंसी वगैरह कभी पढ़ाइए, या पर्टिकुलर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का एक कमेंट आया था और ऐसे और भी कमेंट आए, जनरल क्लॉज एक्ट का एक कमेंट आया है। तो वैसे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि आप हफ्ते ना उन टॉपिक में से भी पिक कर लूँगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे कोशिश करूंगा कि हम डेली एक छोटा छोटा टॉपिक कंपनी लॉ का पढ़ें, और सैटरडे संडे में यानी कि कोई भी एक दिन हफ्ते में या 2 दिन हफ्ते में जो आपके एडिशनल टॉपिक्स हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट वीडियोस, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस नहीं होगी। आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, मैं आपको बुक से पढ़कर बताऊंगा। तो ये जो क्लास है बहुत बड़ी क्लासेस होने वाली है, 15-15 मिनट की ज़रूर होगी बट होगी बहुत बड़ी क्लासेस। A company is a separate legal entity with perpetual succession for lawful purpose। इस पूरी लाइन का मीनिंग है सर, एक एक वर्ड का मीनिंग है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी क्या होती है उसे हम पढ़ेंगे बाद में। इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि वो अपने जो ओनर हैं उससे अलग है। कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, और लीगल एंटिटी उसकी लीगल एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने कुछ काम किया, कंपनी बोल सकती है मैंने कुछ काम किया। कंपनी बोल सकती है मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने साइन करा है। कंपनी कुछ भी बोल सकती है, कंपनी बोल सकती है कि मैंने कहीं पर इन्वेस्ट करा है। यानी कि जैसे हम इंसान आपस में बात करते हैं वैसे कंपनी भी लीगल टर्मिनोलॉजी में बात कर सकती है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, विथ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि इनफाइनाइट लाइफ होती है कंपनी की। इंसानों की लाइफ तो टेम्पररी होती है सर, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल। इंसानों की लाइफ टेम्पररी होती है, कंपनी की नहीं होती सर। टाटा 200 साल पुरानी कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस काफ़ी सालों से चल रही है। रिलायंस तो अभी बनी है बट काफ़ी टाइम से चल रही हैं। बाकी इतनी सारी कंपनीज हैं, टाटा, बिरला और बाहर की जो कंपनीज हैं बहुत बहुत सालों से, 100 साल 200 साल से वो कंपनी रन कर रही है। ओनर बदल जाते हैं, ओनर की डेथ हो सकती है सर, उसके शेयर कैपिटल दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है, बट कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करती है अनलेस एंड अनटिल उसे बंद करवा दिया जाए फॉर लॉफुल पर्पस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी कंपनी बनेगी वो लॉफुल पर्पस के लिए बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम इलीगल कुछ काम करेंगे या फिर हम स्मगलिंग करेंगे या फिर हम किडनैपिंग करेंगे। तो ये सब जो लॉफुल पर्पस नहीं है उसके लिए कंपनी नहीं बन सकती है सर, लॉफुल पर्पस के लिए बनती है। जैसे कि हमारी कंपनी है learnzup.com, उसका लॉफुल पर्पस है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को। तो बहुत ही सिंपल सा पर्पस हमने बनाया हुआ है। आगे देखते हैं सर क्या लाइन लिखी हुई है। डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज इक्वली सिग्निफिकेंट इन इकोनॉमिक टर्म्स एज इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन्स इज फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या बात लिखी हुई है सर, ये बोल रहे हैं कि जैसे कि एक स्टीम इंजन आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, वैसे ही जो हमने कंपनी का कॉन्सेप्ट बनाया है ना वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज़रूरी था। क्योंकि होता क्या था कि एक इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है, उसकी मेमोरी में काम चल रहा है, वो ठीक से रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है उसी को पता है सिर्फ। कंपनी से पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। कंपनी होगी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके शेयर होल्डर, उसकी एक मीटिंग होगी, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा, उसका ऑडिट होगा, एक पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया ना ये कंपनी का। तो इससे क्या होता है कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, उसकी एग्जिस्टेंस दिखती है, और इससे हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का तरीके हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हो जाते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, सब चीज़ें पार्शियल रहती है और पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में की जाती है सर। आगे देखते हैं सर क्या लिखा है। पर्सन हु इनिशिएट प्रमोशन ऑफ अ कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। जैसे कि मैं इंस्टिंटो LearnZup प्राइवेट लिमिटेड का प्रमोटर हूँ, क्योंकि मुझे एक आइडिया आया कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है थ्रू ऑनलाइन मीडियम, थ्रू एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करनी है। तो मैंने ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया, इसको आगे लेकर गया। हो सकता था कि मैं प्रमोटर होने के बाद भी शेयर होल्डर नहीं होता, या फिर शेयर होल्डर बहुत ही सर्टेन छोटे से परसेंटेज का होता। हालांकि मेरी ही कंपनी है बट ऐसा हो सकता है कि आइडिया मेरा था, मैंने लोगों को आइडिया प्रेजेंट करा, मैंने उस लोगों से पैसे लिए, मतलब पैसे इन द सेंस कि मैंने उन्हें बोला कि ठीक है आप अपने पैसे कलेक्ट करिए, मैं सारा का सारा जो है प्रोसेस करवाऊंगा, और फिर मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई जिसमें मैंने तो शायद 1-2 शेयर लिए बट अल्टीमेटली सारी शेयर होल्डिंग किसी और की थी और मैंने वो काम सारा करवाया।
तो मैं प्रमोटर माना जाऊंगा, चाहे मैं शेयर होल्डर हूं या ना हो। प्रमोटर का काम होता है इनिशिएट करता है, वो कंपनी को बनवाता है। ऑल पर्सन्स हु टेक स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, that is those associated with the preparation of a prospectus, drawing up of memorandum of association of the company, assisting in its registration, are regarded as promoters। सर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी सीए से हेल्प ली है तो वो सीए उसका प्रमोटर बन जाएगा, नहीं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बट जिसका ये आइडिया था और जिसने पर्टिकुलरली वो सीए के पास गया कि मुझे कंपनी बनवानी है, मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाना है, और जो सारे काम करवा रहा है कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी से जुड़े हुए जो भी काम करवा रहा है, वो प्रमोटर माना जाएगा। It should however be noted that a person acting only in a professional capacity, जैसे solicitor, banker, accountant और chartered accountant, are not regarded as promoters। ये तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। कंपनीज एक्ट ने प्रमोटर की डेफिनेशन भी डिफाइन करी है, और जो डेफिनेशंस होती है वो सेक्शन 2 में गिवन होती है। ऐसा मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, डेफिनेशंस जनरली सेक्शन 2 में गिवन होती है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब सेक्शन 1 2 3 4 लिखे होते हैं, या क्लॉजेज 1 2 3 4 लिखे होते हैं। यहाँ पर सेक्शन 269 में लिखा हुआ है 2 सब सेक्शन बोल सकते हो इसको, इनकम टैक्स में तो हम क्लॉजेज बोलते थे, इट डजंट मैटर। तो 2 सबसेक्शन 69 में लिखा हुआ है विच मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92। अब ये सेक्शन 92 में जिस एनुअल रिटर्न का जिक्र किया है, अगर उसमें कंपनी बोलती है कि हमारे जो प्रमोटर हैं वो ये हैं, तो उन्हें हम प्रमोटर मानेंगे। या फिर प्रोस्पेक्टस में अगर हमने किसी का नाम दे दिया प्रोस्पेक्टस में कि हमारे प्रमोटर हैं, तो वो हमारे प्रमोटर माने जाएंगे। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो प्रमोटर है उसका कंपनी में कंट्रोल डायरेक्टली भी हो सकता है सर, वो शेयर होल्डर हो सकता है, वो डायरेक्टर हो सकता है, और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि प्रमोटर जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगा। उसका आइडिया था, उसने कंपनी बनवाई, हो सकता है उसमें शेयर होल्डर और भी हो सर, बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं उसमें, और हो सकता है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर कोई और हो, उसके पास तो कुछ ही शेयर्स हो कंपनी के। इन अकॉर्डेंस विद दोज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट। अगर आप ये ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर और वर्ड लिखा हुआ है, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो यानी कि ये नहीं है कि तीनों कंडीशन आप कहेंगे कि सेटिस्फाई होना चाहिए तब वो प्रमोटर होगा। या तो प्रमोटर ऐसा हो सकता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, चाहे नीचे की 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होगी, ये जिसको कंपनी ने एनुअल रिटर्न में बताया हुआ है, रेफर किया हुआ है, या फिर जो कंट्रोल कर सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर जिसके डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करेंगे। कुछ भी होगा तीनों में से, उसे हम प्रमोटर बोलेंगे। हाउएवर अ पर्सन हु इज एक्टिंग मियरली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी विल नॉट बी रिगार्डेड एज प्रमोटर, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था, तो सेम चीज नीचे भी लिख दी गई है। तो इसी के साथ हमने एक इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट करा है। देख लेते हैं कि आपके चैप्टर में क्या क्या है, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम उसे स्टार्ट कर पाएं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करी जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का क्या होता है, क्या प्रोविजन लिखे हुए हैं उसके बारे में, कंपनी को कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स, अगर कुछ आर्टिकल मेमोरेंडम से बाहर हम काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं सर, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल क्या होता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आने से क्या हो जाता है सर, उसका क्या मान्यता होती है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज कैसे कर सकते हैं सर, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, इसका भी सेक्शन देखेंगे। रेक्टिफिकेशन, अगर कंपनी का नाम चेंज करवाना है, ठीक करवाना है तो भी देखेंगे सर। कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल मेंबर्स को दी जाती है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ये है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के संदर्भ में बातें सारी की सारी। इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, सब्सिडरी कंपनी, नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, ये भी देखेंगे सर। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, यानी कि जो कंपनी को डॉक्यूमेंट पहुंचाने हैं, रजिस्ट्रार जो अपने डॉक्यूमेंट पहुंचाएगा वो कैसे पहुंचाएगा उसके बारे में भी जानकारी हम लेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस पर पहुंचाएगा डेफिनेटली। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे की जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स पर कैसे की जाएंगे ऑथेंटिकेशन, वो भी बात करेंगे सर। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो कंपनी करती है वो भी कैसे करती है सर। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है जिनका काम चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी में अपने आप को क्रिएट कर लेते हैं, उनका क्या क्या प्रोविजन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बाय बाय।